चलिए तो वार रूम में बात हो रही है देश भर में चुनाव परिस्थितियों को लेकर। जुबानी जंग हम आपको सुनाते हैं जिसका जिक्र हमने किया था, लेकिन देश की नजर दरअसल कल कहां पर होगी। आप कह सकते हैं रायबरेली। रायबरेली ये सीट है जहां पर देखिए, रायबरेली अमेठी के बगल में, अमेठी में अगली बार में होनी है जहां राहुल गांधी। यहां पर अगर हम खड़ा कर देते हैं रायबरेली को, तो दूसरी एक नजर गुजरात में हर दृष्टि से वडोदरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। और वडोदरा में सबकी नज़र इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी सूरत ये है वडोदरा। सब जगह चलेंगे, लेकिन पहले आज की जुबानी जंग का अंदाज देख लीजिए। बड़ी तीखी जुबान हो गई है। कांधार की हाईजैकिंग हुई, बीजेपी के टॉप नेता 1 से लेकर 5 नंबर तक, प्रधानमंत्री जी से लेकर होम मिनिस्टर से लेकर जसवंत सिंह जी, सबके सब खड़े हो गए लाइन में, सलूट मारा आतंकवादियों को, उनसे पूछा भैया क्या चाहिए तुम्हें, पैसे दिए और आतंकवादियों को छोड़ा। नाना रेल के डिब्बे में चाय बेचने वाला हमें ललकार रहा है। इसी के कारण उनको इतना गुस्सा है, कभी ये मां बेटे को कहीं रास्ते में मिल गया तो मुझे कच्चा खा जाएंगे। कभी उन्हें नमूना कहते हैं, कभी उनकी तुलना किसी हास्य अभिनेता के साथ करते हैं, कभी उनको शहजादे कहते हैं। तो मेरे मन में ये बात आती है कि आपने तो प्रधानमंत्री बनने की आस रखी हुई है, आस बनाई है, लगाई हुई है, तो इस बचपने में क्यों पढ़ते हैं? उस पद की गरिमा को पहचानिए। कहां कहां कौन कौन किस किस रूप में बोल रहा है, सब कुछ सामने है। 4 संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चूंकि हर की नजर रायबरेली पर, हर की नजर इन सब के बीच अमृतसर पर भी है। बड़ा तगड़ा मुकाबला है वहां पर। और इसके साथ ही मुकाबला एक और है जो राजनाथ सिंह को लेकर है, और वडोदरा पर तो सबकी नजर है। तो हमारे चारों संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार विक्रांत रायबरेली में, देखिए आप देख सकते हैं चारों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार विक्रांत, साहिल जोशी मुंबई से उड़कर पहुंच गए हैं वडोदरा, बहरहाल वहां भी चलेंगे। और सत्येंद्र चौहान अमृतसर में हैं और अनूप लखनऊ में है। लेकिन उससे पहले एक चीज हम आपको बता दें कि हर किसी की नज़र भारत के नक्शे पर दरअसल ये बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पहली बार ये इलाका है तेलंगाना का, जहां पर टक्कर जिनकी होनी है, दोनों राष्ट्रीय पार्टी नहीं है लेकिन झंडे हमने उनको लगा दिए हैं। क्योंकि तेलंगाना का इलाका वो है जहां पर कांग्रेस सही मायने में कहें तो सत्ता में अगर केंद्र में आई थी तो आंध्र का चुनाव ही मायने रखा था। दरअसल 17 सीटें हैं यहाँ की, और इन 17 सीटों में अगर 2009 में आप घुस जाइएगा तो टीआरएस ने यहाँ पर 2 ही सीट मिली थी, लेकिन कांग्रेस को 12 सीट, टीडीपी को 2 सीट और एआईएम जो हैदराबाद है 1 सीट मिली थी। विधानसभा में अगर आ जाइएगा तो कांग्रेस को यहां पर 48 सीट मिली थी, टीडीपी को 38 सीट। कई चीजें हैं, हम समीकरण पे आएंगे। लेकिन सबसे पहले चूंकि रायबरेली की बात इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण हो चली है क्योंकि रायबरेली में क्या वाकई इंदिरा गांधी की तर्ज पे प्रियंका अपने आप को पेश करती है और हर 5 बरस बाद ही साड़ी पहनकर पहुंच जाती है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चलेंगे अपने संवाददाता के पास। इन 2 तस्वीरों में फर्क ना लगे, लेकिन सच यही है कि जब इंदिरा ने राजनीति में कदम रखा तो इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहा गया। और जब 1999 में चुनाव प्रचार के लिए पहली बार प्रियंका चुनाव मैदान में पहुंची तो प्रियंका में हुनरमंद इंदिरा गांधी की तस्वीर देखने में जनता जुट गई। यानी इंदिरा की तरह प्रियंका हुनरमंद नहीं हुई, बल्कि प्रियंका ने खुद में वाचाल और ताकतवर इंदिरा गांधी को शुरू से ही देखना शुरू कर दिया। असर इसी का हुआ कि इंदिरा गांधी का अक्स प्रियंका में देखने की कोशिश बार बार कांग्रेसी भी करते रहे और नेहरू परिवार के औरे से सराबोर आम लोग भी। वजह भी यही है कि हर 5 बरस बाद चुनाव के वक्त चुनाव प्रचार के मौके पर प्रियंका ठीक वैसे ही आम लोगों के पास जाती है जैसे जनता के जहन में इंदिरा गांधी की तस्वीर बसी है। सूती साड़ी, पांव में चप्पल, सादगी से पल्लू से ढके माथा। लेकिन क्या वाकई इंदिरा का अक्स प्रियंका में है? राजनीतिक तौर पर बिल्कुल नहीं। प्रियंका का सच लुटियंस की दिल्ली में बाखूबी देखा जा सकता है। आधुनिक फैशन से सराबोर, राजनीति से कोसों दूर और अपने तरीके से बेफिक्र मदमस्त। बेफिक्री ऐसी कि दिल्ली में जब बलात्कार की शिकार निर्भया के लिए रायसीना हिल से लेकर जंतर मंतर तक लड़के लड़कियां संघर्ष कर रहे थे, न्याय के लिए नारे लगाए जा रहे थे, तब प्रियंका गांधी कहां थी? प्रियंका गांधी उस वक्त राजनीतिक तौर पर बेफिक्र थी।
दिल्ली के संघर्ष से कोसों दूर थी। लेकिन इंदिरा गांधी के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी मुद्दे या घटना ने देश को हिला दिया और इंदिरा गांधी खामोशी से नजारा देखती रही या बेफिक्री से घर में कैद रही। ऐसा हुआ नहीं। असल में इंदिरा गांधी के राजनीतिक मिजाज और प्रियंका के राजनीतिक मिजाज में भी कोसों का अंतर है। नेहरू ने जब पहली बार केरल की वाम राजनीति को साधने के लिए इंदिरा गांधी को भेजा, तब इंदिरा ने खुले तौर पर कहा था, भारत में राजनीति के जरिए ही आम लोगों के हक की लड़ाई को अमली जामा पहनाया जा सकता है, यानी राजनीति के भीतर घुसकर संघर्ष करने में ही मजा है। लेकिन याद कीजिए, प्रियंका गांधी ने अपने पहले चुनाव प्रचार के बाद 1999 में बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, मेरा दिमाग बिल्कुल साफ है, लोगों को साथ जोड़ने के लिए राजनीति कोई ताकतवर हथियार नहीं है, मेरी कोई रुचि राजनीति में नहीं है, राजनीति में आए बगैर भी लोगों के साथ जुड़ा जा सकता है और उनके हक को पूरा किया जा सकता है। तो चुनाव के वक्त सवाल इंदिरा गांधी के औरे को राजनीतिक तौर पर भुनाने का ज्यादा है और यही अक्स प्रियंका दिखाना चाहती है। तो जाहिर है, रायबरेली में प्रियंका का नायाब सच चाहे इंदिरा जैसा दिखना हो, लेकिन लुटियंस की दिल्ली में किसी फैशनेबल महिला की तर्ज पर प्रियंका नजर आती है और सच यही है। नेहरू खानदान के दामाद ने सबसे पहले रायबरेली से ही चुनाव लड़ा था। बात हम फिरोज गांधी की कर रहे हैं। इंदिरा गांधी ने तो 67 में दस्तक दी थी और 77 में हार भी मिली थी। लेकिन इतिहास पलटते हुए देखने का एक अलग मौका होता है। लेकिन क्या वाकई इतिहास को अपने साथ समेट कर कोई शख्स वोट मांगे तो ये मान लिया जाए वोट इसे मिलते? सीधे कुमार विक्रांत के पास चल रहे हैं। हमारे तमाम संवाददाता मौजूद हैं, चारों जगहों पर आप देख रहे हैं। लेकिन विक्रांत, ये कहा जा रहा है बार बार इंदिरा गांधी की तर्ज पे प्रियंका वोट मांग रही है, अंदाज वही है। क्या लोगों के जहन में प्रियंका या सोनिया नहीं है, अभी भी इंदिरा ही बसती है, इसलिए ये सब है? देखिए, जहां जहां वोट है वहां वहां की बात की जाती है। इंदिरा गांधी के नाम पर जो पुराने वोटर हैं या आप कहें पुराने समर्थक हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको लुभाने की कोशिश की जाती है। जो बीच के लोग हैं उसके लिए सोनिया गांधी ने क्या क्या किया है वो गिनाया जाता है, और जो नौजवान वोटर हैं उसके लिए प्रियंका गांधी तमाम सपने दिखाती हैं, विकास की बात करती हैं। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो जिस तरीके का चुनाव है, जो माहौल है, उसमें यहाँ पर रायबरेली में ये भाजपाई दबी जुबान से कहते हैं कि अगर कोई और मजबूत कैंडिडेट होता तो ज़्यादा मुश्किल होती सोनिया गांधी को। यानी कहीं ना कहीं मुश्किल का एहसास प्रियंका गांधी को है, इसलिए वो सारे तीर चल रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के ही लोग ये बात दबी जुबान से कहते हैं कि यहाँ पर थोड़ा विरोध है लेकिन विद्रोह नहीं है, नाराजगी है लेकिन बगावत नहीं है। एक बारीक सा फर्क होता है, इसीलिए शायद प्रियंका गांधी नंगे पांव रोड पर चलती भी यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं और बार बार इंदिरा गांधी की बात करती हैं, सोनिया की याद दिलाती हैं और नौजवानों से अपील करती हैं। तो पूरी जिम्मेदारी उनकी है कि चुनाव जीतने के साथ साथ। जी बिल्कुल, ये झलकारी बाई की तस्वीर है। रायबरेली का ये अहम चौराहा है, वहां पर मैं खड़ा हूं। तो क्या ये गर्मी बहुत बढ़ रही है वहां क्या? जी तकरीबन बिल्कुल, तापमान भी गर्म हो रहा है और जिस तरीके के बयान प्रियंका गांधी लगातार नरेंद्र मोदी पर दे रही हैं, शुरुआत इमोशनल कार्ड से करती हैं, फिर नरेंद्र मोदी पर हमला बोलती हैं, फिर नरेंद्र मोदी अमित शाह पर स्नूप गेट का 43 डिग्री टेम्परेचर है, उसका असर वोटिंग? जी देखिए, निश्चित तौर पर 43 डिग्री टेम्परेचर है और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि गर्मी का असर कहीं ना कहीं जरूर नजर आएगा। हमें आरसी एक चीज बताइए, एक मिनट आरसी एक चीज हमें बताइए, ये कितना पिछली बार कितनी वोटिंग हुई थी? प्रसून जी, पिछली बार रायबरेली की बात करें तो 48.33% वोटिंग हुई थी। इस बार एक मिनट, 48.33%। कुमार विक्रांत, औसतन इस बार जो जा रहा है 60% से ज्यादा आ जा रहा है, क्या होगा इस बार? जी उतना पहुंच पाएगा, औसत जो चल रहा है वो थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि यहाँ पर ये पिछली बार के बारे में कहा जाता है कि लग रहा था सोनिया गांधी जीत ही जाएंगी, तो बहुत सारे लोग नहीं निकले। लेकिन कांग्रेस को डर है कि जीत का अंतर ना घटने पाए। जीत तो महत्वपूर्ण है, जीत का अंतर भी महत्वपूर्ण है, और हालात जो 2014 के नजर आ रहे हैं वो सबके सामने है, मोदी का एक फैक्टर भी है। तो इसीलिए बार बार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से प्रियंका गांधी बंद कमरों में अपील कर रही है कि आप ये मत सोचिए कि जीत ही रहे हैं, हम तो गर्मी पर जा रहे हैं, आप सोनिया गांधी और उस मिजाज पे ना जाइए। एक मिनट, हम जरा सा इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि नजर हर की वडोदरा पर भी है। वडोदरा में दरअसल गायकवाड़ शाही अंदाज में जिस तरीके से एंट्री होती है पॉलिटिक्स में, एक रिपोर्ट दिखाते हैं तब चलेंगे वडोदरा। वडोदरा की लोकसभा सीट पर नरेंद्र मोदी के भाग्य का फैसला 7 विधानसभा क्षेत्रों के वोटर कल कर देंगे। यानी पहली बार वडोदरा के वोटर एक सीएम को ध्यान में रखकर वोट डालेंगे जो पीएम पद का उम्मीदवार है। लेकिन वडोदरा का नायाब सच यह भी है कि गुजरात के ही सरदार पटेल ने बतौर गृह मंत्री वडोदरा के गायकवाड़ रियासत को भारत में शामिल कर
रियासतों के दौर को खत्म किया था। लेकिन आजादी के 5 दशक बाद तक गायकवाड़ परिवार की राजनीतिक कद को कोई चुनौती नहीं दे पाया और वडोदरा में ही गायकवाड़ परिवार कांग्रेस के टिकट पर 1952 से 1996 तक के दौर में 11 लोकसभा चुनाव में सिर्फ 3 बार हारा। लेकिन इस 3 बार में भी कभी जनसंघ वडोदरा से नहीं जीती और बीजेपी को पहली बार जीत तब मिली जब 1991 में टेलीविजन के रामायण की सीता दीपिका चिखलिया चुनाव मैदान में उतरी। और तो और 1977 में जब समूचे देश में जनता पार्टी की लहर थी, जेपी के संघर्ष की गूंज गुजरात में भी थी और मोदी खुद कहते हैं वह जेपी के आंदोलन में जुड़े थे, तो भी 1977 में वडोदरा सीट पर जनता पार्टी चुनाव हार गई और कांग्रेस के टिकट पर गायकवाड़ परिवार की ही जीत हुई। लेकिन संयोग देखिए, चुनाव में जिस गायकवाड़ परिवार के खिलाफ जनसंघ से लेकर बीजेपी लड़ती रही, 2014 में उसी बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी वडोदरा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके 4 प्रस्तावकों में एक गायकवाड़ परिवार की रानी भी है। और कांग्रेस की तरफ से इस बार गायकवाड़ परिवार का कोई शख्स चुनाव मैदान में नहीं है, बल्कि मधुसूदन मिस्त्री हैं, जिन्हें अपने पोस्टरों को प्रचार के दौरान चस्पा करने के लिए भी वडोदरा की सड़क पर संघर्ष करना पड़ा। साहिल, एक सवाल हर किसी के जहन में है, गायकवाड़ परिवार जिसके खिलाफ उम्मीदवार जनसंघ ने भी खड़ा किया, बीजेपी ने भी खड़ा किया, लेकिन मोदी के वक्त आते आते वही परिवार के शख्स प्रस्तावक बन गए। ये खेल क्या है? देखिए, गायकवाड़ परिवार के शख्स पिछली बार चुनाव जब लड़े थे कांग्रेस के टिकट पर, सत्यजीत गायकवाड़, वो 1,36,000 से भी ज़्यादा वोटों से उनको मात खानी पड़ी थी। और इस बार खुद नरेंद्र मोदी है तो उनको बदलकर यहाँ पर मधुसूदन मिस्त्री को लाया गया है। जहाँ तक रानी की बात है, वो बीजेपी के टिकट पर इससे पहले चुनाव लड़ चुकी है। तो हर परिवार में जिस तरीके से 2 पार्टियों में परिवार बंट जाता है, उसी तरीके से गायकवाड़ परिवार भी हम कह सकते हैं कि 2 पार्टियों के बीच में बंट चुका है। लेकिन इस बार ये बात साफ है कि सत्यजीत गायकवाड़ जो उम्मीदवार है मधुसूदन मिस्त्री, उनके लिए प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन 1991 से, जिस तरीके से आपने कहा, उसके बाद से बीजेपी ने इस सीट से अपना दावा छोड़ा नहीं है। और शायद यही वजह है कि जब देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए एक सेफ रास्ता यानी सुरक्षित रास्ते की जरूरत थी, तब वडोदरा को चुना गया। क्योंकि वडोदरा में यानी मध्य गुजरात में अगर बात करें तो इसके बगल की 2 सीटें, आनंद और खेड़ा की सीट जो कांग्रेस के पास है, बीजेपी को लगता है कि वडोदरा में अगर मोदी उतरेंगे तो उसका असर कहीं ना कहीं इन 2 सीटों पर भी पड़ेगा। और गुजरात में जो 26 सीटें जीतने की बीजेपी की मंशा है, उसमें कहीं ना कहीं उसका फायदा उनको हो सकता है। यही मंशा लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता फिलहाल यहां पर चुनाव प्रचार में उतरे नजर आए। दूसरी एक अहम बात, आज मधुसूदन मिस्त्री से हमने बात की, उनका यह दावा है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को वडोदरा में आकर भाषण करना पड़ा, यही उनकी बड़ी जीत है। क्योंकि उनको लग रहा था कि मोदी यहां पर देखने तक नहीं आएंगे, लेकिन मधुसूदन मिस्त्री उतरे, इसके लिए उनको यहां आना पड़ रहा है। इस तरीके की बात मधुसूदन मिस्त्री की तरफ से की जा रही है। लेकिन मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। बीजेपी की तरफ से कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा मार्जिन से नरेंद्र मोदी यहां से जीते, ताकि एक रिकॉर्ड कायम कर सके, कुछ दावा कर सके कि गुजरात पर बीजेपी का कहीं ना कहीं पूरा भरोसा है कि यहीं से हम आपके पास लौटते हैं, लेकिन 2 नजर और है, अमृतसर और लखनऊ। पहले रिपोर्ट देख लीजिए, क्यों नजरें हैं यहां पर, उसके बाद संवाददाताओं से बात होगी। दो राज्यों के 2 चेहरे और दोनों ही सीएम रह चुके हैं, लेकिन दोनों की लड़ाई पहली बार साख की है, कद की है। यानी सीएम नहीं बनना है, संसद में आना है, लेकिन संसद में आने के लिए जिन सियासी हालातों से इस दौर में टकराना है, उसमें दोनों के राजनीतिक कैरियर एक लिहाज से दांव पर हैं। अमृतसर से चुनाव मैदान में उतरे कैप्टन का सामना बीजेपी के अरुण जेटली से है। अरुण जेटली को अगर कैप्टन ने हरा दिया तो कैप्टन कम और सोनिया गांधी की ये जीत कहीं ज्यादा बड़ी होगी, क्योंकि मौजूदा दौर में नरेंद्र मोदी के फ्रेंड फिलोसफर गाइड के तौर पर दिल्ली में और कोई नहीं, अरुण जेटली ही है। और अरुण जेटली, जिनके लिए कैप्टन को हराना सिर्फ एक सीट जीतना भर नहीं है, बल्कि पहली बार चुनावी मैदान में जेटली की असल परीक्षा अमृतसर में ही हो रही है। जहां से जेटली चुनाव जीते तो फिर दिल्ली की सियासत में उनका कद झटके में हर नेता पर भारी पड़ने लगेगा। वहीं राजनाथ के लिए लखनऊ से चुनाव लड़ना और जीतना खुद को दिल्ली में मोदी के बाद सबसे ताकतवर होने का एहसास कराना होगा, क्योंकि वाजपेयी की विरासत के तौर पर लखनऊ लोकसभा सीट को देखा जाता है और राजनाथ ने बेहद बारीकी सियासत से खुद को लखनऊ से खड़ा कर दिया। राजनाथ इस हकीकत को समझ रहे हैं कि लखनऊ का रास्ता ही दिल्ली की सियासत को साधता रहा है, तो फिर लखनऊ से उनके चुनाव जीतने का मतलब
बीजेपी में सबसे कद्दावर नेता के तौर पर होगा। राजनाथ के सामने कांग्रेस के रीटा बहुगुणा, बीएसपी के नुकुल दुबे और समाजवादी पार्टी के अभिषेक मिश्रा के साथ साथ आम आदमी पार्टी के फिल्म अदाकार जावेद जाफरी भी हैं। मुकाबला त्रिकोणीय हो या चौकोणीय, लेकिन बात बीजेपी के अध्यक्ष की है, बात उस राजनाथ की है जो इस दौर में मोदी के लिए सारथी बने हुए हैं। दरअसल जो जिक्र हो रहा है जरा इसको देखिए, ये है अमृतसर और यहां से ये दूरी है लखनऊ की, जहां पे राजनाथ हैं। अमृतसर में मुकाबला बड़ा जबरदस्त है और हमारे साथ सत्येंद्र चौहान। क्या ये वाकई सही है कि अब प्रकाश सिंह बादल कह रहे हैं कि अकालियों या मैंने जो कुछ किया या कहा इस दौर में नहीं किया उसको आप भूल जाइए, मोदी को सजा मत दीजिए, ये कहां तक सही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रसून तापमान 42 डिग्री पहुंच चुका है। जाहिर सी बात है राजनीतिक तापमान भी इसी के हिसाब से बढ़ रहा है। अमृतसर की बात करें तो एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह है तो दूसरी तरफ अरुण जेटली है। टक्कर बराबर की है और यही वजह है कि इस बराबर की टक्कर में बड़े नेताओं की लड़ाई में मसले और मुद्दे पीछे छूट गए हैं। आप पूरे चुनाव प्रचार को उठाकर देखिए, किसी ने सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी की बात नहीं करी है। पर्सनल व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। कभी 84 की बात होती है, कभी दंगों की बात होती है, कभी ब्लू स्टार की बात होती है। आई नहीं जिसका जिक्र हम करना चाह रहे थे सत्येंद्र। दरअसल क्या वाकई प्रकाश सिंह बादल ये कह रहे हैं कि मैंने काम नहीं किया, मैंने जो किया उसे भूल जाइए और सजा मोदी को मत दीजिएगा, लेकिन राजनाथ को लेकर क्या ये हंगामा चल रहा है? अनूप, खास तौर से माना यह जा रहा है कि बीजेपी की लॉबी ही राजनाथ को घेर रही है, ये सही है क्या? बिल्कुल प्रसून, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बीजेपी की लॉबी जो है वो राजनाथ को घेर रही है, क्योंकि अगर हम राजनाथ के ताकत की बात करें तो राजनाथ की ताकत भूतकाल यानी अटल बिहारी वाजपेयी जिसकी विरासत वो संभालने जा रहे हैं और जिनके शिव कुमार को उन्होंने अपना चुनाव प्रभारी बनाया हुआ है, और राजनाथ की ताकत है भविष्य यानी मोदी के सहारे वो बेड़ा उनका पार लगेगा। लेकिन जो वर्तमान है, जो राजनाथ खुद है, उनकी कमजोरी है, ये उनकी कमजोरी है। ये वही राजनाथ है जहां बीजेपी को आखिरी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उसके बाद से उनका ग्राफ तो बढ़ता चला गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी का ग्राफ घटता चला गया। आज और ये स्थिति है अनूप, इन सारी चीजों पे बड़ा समय हम लोग के पास बड़ा सीमित समय है। इस वार रूम में घड़ी भी बड़ी तेजी से बढ़ती है, लेकिन सोशल मीडिया क्या कह रहा है? आरसी रैया, आपके लिए तो एक माइक लेके आ जाते हैं, बताइए सोशल मीडिया क्या कह रहा है? सोशल मीडिया में जो कैप्टन विक्रम बत्रा पर जो बयान आया है, नरेंद्र मोदी ने आज दिया है जो पालमपुर में, उस पर जंग छिड़ गई है सोशल मीडिया में। आज उनका बयान था कि ये दिल मांगे मोर, जब उनके ये शब्द थे, इस पर पूरा बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया मोर कह रहा है या माइनस कर रहा है? सोशल मीडिया में तो ज्यादा लोग डिफेंड कर रहे हैं, मोर माइनस ये दोनों बराबरी पर हैं अभी। आप बड़े पॉलिटिशियन हो गए। चलिए एनीवे, बहरहाल ये एक स्थिति हम आपको दिखा दें अंतिम में कि दरअसल 79 सीटों पर 79 रिपोर्टर की मौजूदगी है और दस्तक यहां से इस कह के खत्म कर रहे हैं कि सुबह 7 बजे से लगातार इन तमाम रिपोर्टरों के साथ हम जुड़ेंगे। वार रूम हमारे साथ रहेगा। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत तेजी के साथ वक्त गुजर गया, लेकिन फिलहाल इतना ही।